काइनेटिक्स ऑफ अपोजिंग रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे थे और पिछले दो लेक्चर के अंदर हमने काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने डिस्कस किया है। आज हम अपोजिंग रिएक्शन का एक और केस डिस्कस करेंगे जो कि फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर रिएक्शन से क्या मुराद है। इसमें ये होता है कि जो एक रिएक्टेंट है वो दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है और जो ऑर्डर ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर होता है, जबकि जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। और आमतौर पर यूं होता है कि एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर होता है और जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर होता है। तो इसको समझने के लिए आप के सामने एक रिएक्शन यहाँ पर दिखाया गया है जिसमें ए कोई रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट बी और सी में कन्वर्ट हो रहा है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और बी और सी आपस में रिएक्ट करके बैकवर्ड ए में जा रहे हैं, जबकि जो रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है वो के एफ है और रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो के बी है। हम फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स को डिस्कस करने के लिए हम सपोज करते हैं कि जो इनिशियल कंडीशंस हैं वो ये हैं, यानी T0 पर A की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो स्मॉल a है, जबकि B और C की इनिशियल कंसंट्रेशन 0 है। यानी आप जो रिएक्शन को इनिशिएट कर रहे हैं वो रिएक्टेंट साइड से कर रहे हैं और आपके रिएक्शन वेसल के अंदर या कंटेनर के अंदर सिर्फ एक ही चीज मौजूद है और वो A है। A की T0 पर जो कंसंट्रेशन है वो स्मॉल a है, जबकि B और C की इनिशियल कंसंट्रेशन 0 है। आप जानते हैं कि अगर रिएक्शन प्रोग्रेस करेगा तो A जो कि रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इसका यह मतलब है कि A की कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती चली जाएगी, जबकि जो B और C की कंसंट्रेशन है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती चली जाएगी। हम सपोज करते हैं कि टाइम t पर A की कंसंट्रेशन A से चेंज होकर A माइनस एक्स हो जाती है, जबकि B और C की कंसंट्रेशन 0 से चेंज होकर x हो जाती है। इस रिएक्शन के लिए अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो यूं लिखा जाएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एट एनी टाइम t. So RF is rate of forward reaction that is directly proportional to A एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A को हमने एट एनी टाइम t A माइनस एक्स से रिप्रेजेंट किया है, तो A जो कि कैपिटल A है उसको A माइनस एक्स से रिप्लेस किया जा सकता है। तो RF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A माइनस एक्स। आप जानते हैं कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो इधर लाजमी तौर पर एक कांस्टेंट अपीयर होता है और वो कांस्टेंट इधर रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है, यानी KF है। यानी RF इज इक्वल टू KF इनटू A माइनस एक्स। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन जो कि फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, उसके फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन ये है। इसमें RF रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, A माइनस एक्स अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A है एट एनी टाइम t, जबकि KF रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है। KF एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और इसके यूनिट पर सेकंड होंगे जो कि यहीं से निकाले जा सकते हैं। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है। सिमिलरली आप रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया कि चूंकि बैकवर्ड रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और RB यानी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ B एंड C। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B B1 होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू C B1 होगा, जबकि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन ये है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट की अवेलेबल कंसंट्रेशन के एक्सपोनेंट के सम को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो 1 + 1 ये 2 है,
यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो 2 है। और हम ये भी जानते हैं कि बी और सी की जो अवेलेबल कंसंट्रेशन है एट एनी टाइम टी, उसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया है, तो बी और सी को एक्स से रिप्लेस किया जा सकता है, जो कि यहां पर किया गया है। ये x इंटू एक्स, इसको एक्स स्केयर की टर्म में लिखा जा सकता है, और जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करेंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन कहलाएगा। ये जो के बी है ये सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट है, और इसके यूनिट डीएम क्यूब पर मोल पर सेकंड होंगे, जो कि सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट के यूनिट हैं, और वो यहीं से निकाले जा सकते हैं। अगर आप के बी को इधर रहने दें, एक्स स्क्वायर को आप दूसरी साइड पर ले जाएं, उसका आप डायमेंशनल एनालिसिस करें, तो के बी के यूनिट डीएम क्यूब पर मोल पर सेकंड आएंगे, जो कि इस बात को इंडिकेट करेंगे कि ये जो के बी है ये सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट है, और जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। मैंने आपको बताया कि हमने रिएक्शन को ए से इनिशिएट किया है, यानी जो रिएक्टेंट साइड से हमने रिएक्शन को इनिशिएट किया है, तो जो नेट रिएक्शन की डायरेक्शन होगी इनिशियली वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा। तो जो नेट रेट ऑफ रिएक्शन है, जिसको हम dx ओवर dt से रिप्रेजेंट करते आए हैं, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो A टू B एंड C होगी। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन, जो नेट रिएक्शन होगा उसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ होगी। इट मीन्स कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगर ये है तो फिर dx ओवर dt शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो नेट रेट ऑफ रिएक्शन यहां से निकाला जा सकता है। आपने RF की वैल्यू, ये वाली वैल्यू आपने RF की निकाली है, और RB की आपने ये वैल्यू निकाली है। RF और RB की ये वाली वैल्यूज अगर आप इस एक्सप्रेशन में यहां पर और यहां पर पुट कर देते हैं तो इसको रीअरेंज करके यूं लिखा जा सकता है। जस्ट मैंने RF और RB की वैल्यू पुट की है, और ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन इस फॉर्म में रीअरेंज हो जाएगा। ये जो KB है, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, इसकी वैल्यू जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है रिएक्शन की, वो यूज करके निकाली जा सकती है। मैंने आपको बताया था कि जो अपोजिंग रिएक्शन है, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी ये है कि ये एक स्टेज पर पहुंचकर इक्विलिब्रियम गेन कर लेते हैं। उस इक्विलिब्रियम की भी मैंने आपको कंडीशंस बताई थी कि इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम से मुराद वो रिएक्शन की वो स्टेज है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम स्टेज पर इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन इक्विलिब्रियम की स्टेज पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन must be equal to rate of backward reaction, यानी RF should be equal to RB। और चूंकि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम गेन कर लेता है तब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है, इसलिए हम X को लाजमी तौर पर XE से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये दोनों कंडीशन आप इक्विलिब्रियम की स्टेज पर अप्लाई करें तो RF should be equal to KF into A minus XE and RB should be equal to KB into XE square। यानी जो यहाँ पर जो अवेलेबल कंसंट्रेशन थी या जो किसी भी स्टेज पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन था वो वेरिएबल क्वांटिटी थी, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेज पर जो रेट कांस्टेंट है वो वेरिएबल क्वांटिटी नहीं होगी, वो कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। यानी रेट ऑफ रिएक्शन एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन वेरिएबल नहीं रहेगी बल्कि कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये कंडीशन आप इस पर अप्लाई करें, देन KF विल बी इक्वल टू A minus XE इज इक्वल टू KB into XE स्क्वायर।
यहां से इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करें और यहां से आप के भी निकालना चाहते हैं तो एक्स ई स्केयर को आप दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये इस पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी के बी विल बी इक्वल टू के एफ इंटू ए माइनस एक्स ई ओवर एक्स ई स्केयर। ये जो के बी की वैल्यू आपने निकाल ली है, ये वाली जो वैल्यू आपने निकाली है के बी की, ये आप यहां पर इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें। यहां पर के बी की वैल्यू जो आपने ये निकाली है यहां पर पुट करें तो इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करके यूं लिखा जा सकता है। यानी मैंने नेट रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में जो के बी था उसको मैंने के एफ की टर्म में इधर एक्सप्रेस कर दिया है। अब यहां पर के एफ यहां पर भी मौजूद है और यहां पर भी मौजूद है, तो यहां से के एफ को के एफ कॉमन लिया जा सकता है और वो मैंने जस्ट कॉमन लिया है और बाकी सब कुछ मैंने ऐसे ही लिखा है। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को फर्दर सॉल्व किया जा सकता है अगर आप इसका एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम क्या आएगा, वो एक्स ई स्केयर होगा और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ए माइनस एक्स सच रहेगा और ये एक्स ई स्केयर आ जाएगा और इधर ये एक्स ई स्केयर है तो ये ऊपर वाली टर्म ही इधर रहेगी और इसको यूं लिखा जा सकता है। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए आप ये एक्स ई स्केयर को इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दें और इधर एक्स स्केयर को इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दें। याद रहे कि इसकी आउटसाइड पर ये माइनस का साइन मौजूद है। जब ये माइनस अंदर इसे मल्टीप्लाई होगा तो अंदर वाली जो टर्म्स हैं उनका जो साइन है वो बदल जाएगा, यानी माइनस है तो प्लस हो जाएगा और अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो इसको देखने के लिए यानी इसको रीअरेंज करने के लिए हमने यूं किया है कि इनको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। जब ये एक्स ई स्केयर ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स ई स्केयर हो जाएगा, एक्स ई स्केयर एक्स से मल्टीप्लाई होगा विद नेगेटिव साइन माइनस एक्स एक्स ई स्केयर हो जाएगा। ये एक्स स्केयर ए से मल्टीप्लाई होगा और माइनस इसके साथ आएगा और ये एक्स स्केयर एक्स ई से मल्टीप्लाई होगा लेकिन ये वाला माइनस इसको पॉजिटिव कर देगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब आपने ये देखना है कि इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसके लिए आपने कॉमन सेंस यूज करनी है कि कौन कौन सी टर्म्स हैं जिनको हम कंबाइन कर सकते हैं और उससे कोई कॉमन निकाला जा सकता है। और ऐसा करने के लिए अगर मैं यूं करता हूं कि ये ए एक्स ई स्केयर माइनस ए एक्स स्केयर में मेरे पास ए कॉमन आ रहा है, जबकि ये एक्स 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 ई स्केयर और एक्स ई एक्स स्केयर में मेरे पास एक्स ई और एक्स कॉमन आ रहा है। तो इसको आपने केयरफुली देखना है। मुझे याद पड़ता है कि एक दफा क्लास में एक स्टूडेंट ने कहा कि आपको सर ये कैसे पता चल जाता है कि मैंने इस ए वाली क्वांटिटी को इससे मिलाना है और ये एक्स ई एक्स वाली क्वांटिटीज को आपस में मिलाना है। तो मैंने कहा कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। तो आप को ये आइडिया कैसे हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हुए सोचेंगे। अगर आप बगैर सोचे समझे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये जो नजूल है वो आप पर कभी नहीं हो सकता कि मैंने कौन सी क्वांटिटीज को आपस में मिला के किस चीज को कॉमन लेना है। तो ऐसा करने के लिए मैंने कहा कि मैं ए एक्स ई स्केयर माइनस ए एक्स स्केयर को कंबाइन करता हूं और इनको कंबाइन करता हूं तो मैं यहां से ए कॉमन ले लेता हूं, यानी ए इसमें और इसमें से कॉमन आ जाएगा, ये एक्स ई स्केयर माइनस एक्स स्केयर रहेगा। जबकि ये एक्स ई एक्स स्केयर और ये एक्स ई एक्स स्केयर, इनमें से अगर मैं कॉमन लेता हूं तो मुझे जो कॉमन मिलेगा वो एक्स ई एक्स मिलेगा और ये एक्स ई माइनस एक्स रहेगा। अब आप देखिए कि मैंने माइनस एक्स ई एक्स को कॉमन लिया है और जब मैं माइनस एक्स ई को कॉमन लूंगा तो इधर जो रहेगा वो एक्स ई माइनस एक्स रहेगा। ये माइनस मैंने क्यों कॉमन लिया है, इसलिए कि मैं इधर x माइनस एक्स ई नहीं चाहता था, मैं एक्स ई माइनस एक्स चाहता था और मैं क्यों चाहता हूं ये मैं आगे चलकर बताने लगा हूं। तो बच्चों ये एक्स ई स्केयर माइनस एक्स स्केयर है,
ये एक मैथमेटिक्स का रूल है, अलजेब्रे का रूल है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल होता है। तो अलजेब्रे का ये जो रूल है वो मैं यहाँ पर अप्लाई करने लगा हूँ, यानी एक्स ई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स ई माइनस एक्स इंटू एक्स ई प्लस एक्स के इक्वल हो जाएगा, और ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन यू रीअरेंज हो जाएगा। अब आप देखिए कि ये एक्स ई माइनस एक्स जो यहाँ पर मैंने लिया था और ये एक्स ई माइनस एक्स, मैं दरअसल इन दोनों को कॉमन रखना चाहता था ताकि इनको कॉमन ले लूं, इसलिए मैंने इधर माइनस एक्स इंटू एक्स ई मैंने कॉमन लिया था। तो इसको आप रीअरेंज करें तो यहाँ से एक्स ई माइनस एक्स आप दोबारा कॉमन ले सकते हैं, और अगर आप वो कॉमन लेते हैं तो फिर ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो यूं बनेगा, जब ये एक्स ई माइनस एक्स यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो बाकी ये ए एक्स ई प्लस एक्स रहेगा और ये माइनस एक्स इंटू एक्स ई यहाँ पर रहेगा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है अगर मैं इस ए को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये ए जब एक्स ई से मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स ई, ए जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स, और ये माइनस एक्स इंटू एक्स ई ही रहेगा। अब आप देखिए कि ये जो ए है ये वाला ए एक्स माइनस एक्स ई एक्स, इसमें एक्स कॉमन है तो मैं यहां से एक्स मजीद कॉमन ले लेता हूं, तो फिर ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन यूं बनेगा, मैंने एक्स यहां से कॉमन लिया है तो ये एक्स आ जाएगा, और ये जो एक्सप्रेशन है वो रीअरेंज नई एक फॉर्म में आ जाएगा जिसको इधर दिखाया गया है। अब आप एक इंपॉर्टेंट चीज इधर देखिएगा कि ये a माइनस एक्स ई है, a भी कांस्टेंट है और एक्स ई भी कांस्टेंट है, यानी a माइनस एक्स ई ये वाली क्वांटिटी जो है ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है और ये जब हम इस एक्सप्रेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कांस्टेंट ही जाएगी, तो इसको मैं अपने टाइम को सेव करने के लिए एक सिंगल कांस्टेंट से रिप्लेस करने लगा हूं, और उस सिंगल कांस्टेंट को मैंने जी का नाम दे दिया है, यानी a माइनस एक्स जो कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए है उसको मैंने एक सिंगल कांस्टेंट जी से रिप्लेस कर दिया है, तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन यूं बनेगा। अब आप इस एक्सप्रेशन को जरा गौर से देखिए, तो ये दरअसल वेरिएबल सेपरेबल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए है कि इसमें x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t मौजूद है, और ये इक्वेशन इसलिए है कि इसमें इस इक्वलिटी का ये जो साइन है वो इसके अंदर मौजूद है, और ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए है कि इसमें x का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t मौजूद है, और ये वेरिएबल सेपरेबल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए है कि इसमें जो वेरिएबल हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सेपरेट सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि वेरिएबल को सेपरेट किया जाता है और फिर इंटीग्रेशन का प्रोसेस किया जाता है। तो इसमें वेरिएबल सेपरेट करें तो इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन को यूं लिखा जा सकता है, यानी मैंने यूं किया है कि ये जो x वाली टर्म थी उसको मैं लेफ्ट साइड पर ले गया हूं और dx का डिनोमिनेटर बना दिया है, जबकि ये जो t वाली टर्म है उसको मैं राइट साइड पर ले गया हूं, और वो राइट वाली जो टर्म kf ओवर एक्स ई स्क्वायर है उससे मल्टीप्लाई हुआ है। तो मैंने दोनों साइडों पे इंटेग्रल ले लिया है, यानी ये जो साइन है ये इंटेग्रल का साइन है, और मैं इसको इंटीग्रेट करने लगा हूं। तो बच्चों काइनेटिक्स के पिछले लेक्चर से आपने ये सीखा कि इसको इंटीग्रेट करना इजी है, और सिंपल इंटीग्रेशन यही होगी कि ये इंटीग्रल ऑफ dt जो है वो t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, जबकि ऐसे इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए जो लेफ्ट साइड पर इंटीग्रल मौजूद है हम मैथमेटिक्स की एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको पार्शियल फ्रैक्शन कहा जाता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में ये होता है कि इस इंटीग्रल के अंदर जो फंक्शन मौजूद होता है उसकी फ्रैक्शन बना ली जाती हैं। वो फ्रैक्शन कैसे बनाई जाती हैं वो यहाँ पर दिखाई गई है, यानी आप जो फंक्शन है उसको आप इधर लिखते हैं और उसकी दो फ्रैक्शन या मोर देन टू फ्रैक्शन भी पॉसिबल हैं डिपेंडिंग अपॉन द composition or structure of the function। तो
जब हम इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये a ओवर एक्स ई माइनस एक्स फर्स्ट वाली टर्म डिनोमिनेटर आएगी, प्लस b, और ये जो सेकंड वाली टर्म है ये इसका डिनोमिनेटर बनेगी। ये जो a b हैं इनका रिएक्टेंट से या प्रोडक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं, और इन कांस्टेंट क्वांटिटीज की जो वैल्यूज हैं वो यहीं से निकाली जा सकती हैं, और वो वैल्यूज निकालने का तरीकाकार ये होता है कि ये जो डिनोमिनेटर है आपका लेफ्ट साइड पे, इसको आप दूसरी साइड पर ले जाते हैं तो ये a और b दोनों वाली जो टर्म्स हैं उनसे मल्टीप्लाई होता है। जब ये डिनोमिनेटर यहाँ पर और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स ई माइनस एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ये ए एक्स ई प्लस एक्स जी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप ए बी यानी कुछ पर्टिकुलर कंडीशन आप अप्लाई करके ए और बी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। निकालने का तरीकाकार ये होगा, मैंने आपको बताया कि इस डिनोमिनेटर को जब आपने इससे और इससे मल्टीप्लाई किया तो ये वाला एक्सप्रेशन आपको हासिल हुआ है। अब आपने यूं करना है कि अगर आप ए एक्स ई प्लस एक्स इंटू जी इसको जीरो कर देंगे तो आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप एक्स ई माइनस एक्स को जीरो कर देंगे तो आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं ए एक्स ई प्लस एक्स जी को जीरो करने लगा हूं, यानी इसको मैंने इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, इसको मैंने रीअरेंज किया तो यहां से x की जो वैल्यू आई वो माइनस ए एक्स ई ओवर जी आएगी। तो ये जो x की वैल्यू है ये आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें और इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, जबकि यानी आप इसको यहां से जो आपने x की वैल्यू निकाली है वो इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में आप पुट करें तो ये यूं बनेगा। मैंने कहा इसको तो आपने इक्वल टू जीरो रखा था तो ये वाली टर्म तो जीरो हो गई, जबकि इधर x की जो वैल्यू थी वो आपने पुट की, यहाँ पर माइनस का साइन था जबकि x की वैल्यू भी माइनस में थी तो इधर प्लस आ गया। इसका आप एलसीएम ले लें, इसको आप रीअरेंज करें तो b की जो वैल्यू आएगी वो g ओवर एक्स ई इंटू ए प्लस जी होगी। आपने b की वैल्यू निकाल ली है, अब आपने a की वैल्यू निकालनी है तो आप जो एक्स ई माइनस एक्स है उसको इक्वल टू जीरो कर दें। जब ये आप जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू एक्स ई आएगी, ये x की वैल्यू आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट करें तो b वाली टर्म जीरो हो जाएगी और a की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, b वाली टर्म जीरो हो जाएगी और यहाँ से आप एक्स ई कॉमन ले लें, ये वाली टर्म तो जीरो होगी तो यहाँ से एक्स ई आप कॉमन लेके a की वैल्यू यहाँ से निकालें तो वो 1 ओवर एक्स ई इंटू ए प्लस जी आ जाएगी। अब आपने a और b जो कि कांस्टेंट आपने पार्शियल फ्रैक्शन करते हुए लिए थे उनकी वैल्यूज आपने निकाल ली हैं, वो जहां आपने फ्रैक्शन बनाई थी उस एक्सप्रेशन में आप पुट कर दें। जब आप पुट करेंगे तो फिर वो जो फंक्शन है वो a b की वैल्यूज के साथ इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। दरअसल आपको इस फंक्शन का इंटेग्रल चाहिए था क्योंकि ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली थी तो वो इंटेग्रल की फॉर्म में थी, तो आप इसकी दोनों साइड पे इंटेग्रल ले लें, यानी इसका भी इंटेग्रल, वो इसका भी इंटेग्रल होगा और वो इसका भी इंटेग्रल होगा। आप जानते हैं कि जो कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं उनको इंटेग्रल की आउटसाइड पर लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल इधर 1 ओवर एक्स ई ए प्लस जी कांस्टेंट है, इधर जी ओवर एक्स ई ए प्लस जी कांस्टेंट है, तो वो इंटेग्रल की आउटसाइड पर लिखें और इसको आप इंटीग्रेट करें, यानी इंटेग्रल इस पर अप्लाई करें तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब आप देखें कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में कॉमन है, वो यहां से कॉमन ले लें तो ये 1 ओवर एक्स ई इंटू ए प्लस जी यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है, इसको आप कॉमन ले लें तो इसको यूं लिखा जा सकता है। जब आप इसको इस फॉर्म में अरेंज कर लेंगे तो आपने जो एक्सप्रेशन 5.62 यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन आपने इनिशियली क्रिएट किया था उसमें आप इस इंटेग्रल की आपने ये वाली वैल्यू निकाली है,
ये उसके अंदर आप पुट कर देंगे तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो अब इस फॉर्म में आ जाएगी। अब आप गौर कीजिए कि अब ये एक ऐसी शक्ल है जिसमें तमाम क्वांटिटीज को इजीली अपने अलजबरा के बेसिक नॉलेज से आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। और वो ये है कि ये एक्स ई माइनस एक्स है, इसका अगर आप डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो -1 आएगा। वो टेक्निकली इसके ऊपर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव उसके ऊपर मौजूद हो तो उसको इंटीग्रेट करते वक्त आप डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉग लिखते हैं। और ये ए एक्स ई प्लस जी एक्स, इस का जो डेरिवेटिव है वो जी आएगा और वो इसके ऊपर मौजूद होना चाहिए। अब आप देखें कि इसको तो आप सिंपली इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर टी आएगा। इसकी इंटीग्रेशन के लिए आप लॉग वाला फार्मूला यूज करेंगे कि अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव उसके ऊपर मौजूद हो तो उसको इंटीग्रेट करते वक्त डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉग लिखते हैं। वो वाला एक्सप्रेशन आप इस पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप माइनस लगाएंगे और इधर भी आप माइनस लगाएंगे। ये माइनस तो वैसे रहेगा और यहाँ जो माइनस आएगा वो दरअसल फार्मूले की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए होगा। तो इसके इंटीग्रल का सॉल्यूशन आएगा माइनस लॉग ऑफ एक्स ई माइनस एक्स, और इसका जो सॉल्यूशन है वो लॉग ऑफ ए एक्स ई प्लस जी एक्स आएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आएगा। मैंने आपको बताया था कि ये जो सी है इसकी जो वैल्यू है वो इनिशियल कंडीशन यूज करके निकाली जा सकती है। अब इनिशियल कंडीशन क्या थी आप जानते हैं कि आपने रिएक्शन को रिएक्टेंट से इनिशिएट किया था और जब टी जीरो था तब बी और सी की जो अवेलेबल कंसंट्रेशन है वो जीरो थी, यानी एक्स की वैल्यू जीरो थी। ये कंडीशन आप इस पर अप्लाई करें, जहां टी है वहां जीरो कर दें, जहां एक्स है वहां जीरो कर दें। तो यहाँ एक्स है ये जीरो हो जाएगा, यहाँ एक्स है ये जीरो हो जाएगा, ये एक्स ई से कैंसिल हो जाएगा तो ये लॉग ऑफ ए यहाँ पर रहेगा। ये यहाँ टी है तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। तो जो सी की वैल्यू आएगी वो 1/xe इंटू ए प्लस जी इंटू लॉग ऑफ ए आएगा। सी की ये वैल्यू आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो इसको यूं लिखा जा सकता है, यानी सी की जो वैल्यू आपने ये निकाली है ये आपने ऊपर जो सी वाला एक्सप्रेशन था उसके अंदर आपने पुट कर दिया। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को मैं दरअसल रीअरेंज करना चाहता हूं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ऐसा करने के लिए मैंने ये जो सी की वैल्यू वाली टर्म है इसको मैं दूसरी साइड पर ले जाऊंगा तो ये टर्म इधर प्लस थी तो इधर माइनस हो जाएगी। अब आप देखें कि इसमें 1/xe a प्लस जी यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है, तो इसको यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है। अगर आप कॉमन लेंगे तो इधर log a बस रहेगा और ये वाली टर्म कॉमन आ जाएगी। ये log ऑफ दिस माइनस log ऑफ a, इस पर आप log फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और वो रूल ये है कि अगर log a माइनस log b हो तो log a ओवर b लिखा जा सकता है। ये वाली जो लॉग की प्रॉपर्टी है ये आप यहाँ पर अप्लाई कर दें तो ये जो a है ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये जो लॉग की आउटसाइड वाला डिनोमिनेटर है इसको अगर आप दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनेगा और ये इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ये जो g है आपको याद होगा इनिशियली ये मैंने a माइनस एक्स की जगह पर g लिखा था तो g a माइनस एक्स ई के इक्वल था। तो g की वो वैल्यू जो हमने इनिशियली सपोज की थी वो यहाँ पर पुट कर दें तो इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करके यूं लिखा जा सकता है, यानी g की जगह पर मैंने a माइनस एक्स ई पुट कर दिया है जो कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी। ये a प्लस ए ये 2a हो जाएगा और ये वाला एक्सप्रेशन रीअरेंज करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को जो कि 5.68 है ये आपका एक फाइनल एक्सप्रेशन है और ये दरअसल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जिसमें ये लॉग वाली ये एज ए होल क्वांटिटी ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है y और ये जो t है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो अगर मैं log ऑफ दिस एज ए फंक्शन ऑफ t प्लॉट करूं तो इस प्लॉट की जो स्लोप है वो kf ओवर xe इंटू 2a माइनस xe के इक्वल आएगी।
तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की सिग्निफिकेंस ये है कि इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की स्लोप से के एफ यानी रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू निकाली जा सकती है। मैंने कहा कि स्लोप इसके इक्वल है। अगर आप के एफ निकालना चाहते हैं तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को रीअरेंज करें और स्लोप की वैल्यू उसके अंदर पुट करें। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आप जानते हैं, ये वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में पुट करें तो रेट कांस्टेंट के एफ की वैल्यू निकाली जा सकती है। इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन से आप रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन के यूनिट भी निकाल सकते हैं जो कि पर सेकंड आएंगे। आपने के एफ को निकालना सीखा है और के बी की आप के बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और के बी की वैल्यू को निकालने का के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि इनिशियली जहां हमने के बी इन टर्म ऑफ के एफ लिखा था वहां पर हम के एफ इन टर्म ऑफ के बी लिख लें और डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करें, फिर उसको सॉल्व करें और फिर फाइनल एक्सप्रेशन हासिल करें इन टर्म ऑफ के बी। लेकिन ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। इसको अवॉइड करने के लिए इसका एक अल्टरनेट मेथड ये हो सकता है कि आप यूं करें कि आप इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करें और उसमें के एफ की वैल्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करके निकाल लें और ये सिंपली ऊपर वाला जो आपने एक्सप्रेशन निकाला है इन टर्म ऑफ के एफ यहां पर उसको पुट कर दें तो आपके पास यही एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ के बी आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आपके पास ये थी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये कंडीशन आपने इधर अप्लाई की है। इस को आप रीअरेंज करके यहाँ से के बी निकाल लें। के बी की ये वैल्यू ऊपर के एफ की जगह पर पुट कर दें तो यहाँ के एफ ओवर एक्स ई इंटू टू ए माइनस एक्स ई टी था, तो के एफ की जगह पर हमने के एफ की वैल्यू पुट कर दी है। जब आप ये वैल्यू इधर पुट कर देंगे तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये एक्स ई स्क्वायर है, ये एक्स ई है, तो ये एक्स ई कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ के बी यूं बनेगा। ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, लेकिन ये एक्सप्रेशन के बी की टर्म में है। तो अगर आप log ऑफ दिस एज ए फंक्शन ऑफ टी प्लॉट करें तो इस प्लॉट की जो स्लोप है वो के बी एक्स ई इंटू टू ए माइनस एक्स ई ओवर ए माइनस एक्स ई के इक्वल आएगी और उस स्लोप से के बी की वैल्यू निकाली जा सकती है, बशर्त ये कि आप रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आप जानते हो तो आप के बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को रीअरेंज करके आप के बी के यूनिट भी निकाल सकते हैं जो कि डीएम क्यूब पर मोल पर सेकंड होंगे। और ये के ऊपर वाले एक्सप्रेशन को आप रीअरेंज करके के एफ और के बी निकाल सकते हैं और फिर उसमें से आप के एफ और के बी के यूनिट भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें ये log के अंदर जो क्वांटिटी है वो डायमेंशन लेस है। ये ऊपर कंसंट्रेशन है मोल पर डीएम क्यूब में होगी, नीचे भी कंसंट्रेशन है मोल पर डीएम क्यूब में होगी। ये यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे और के एफ के यूनिट पर सेकंड होंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में टी मौजूद है। जबकि यहाँ पर आप देखें के बी log के अंदर जो क्वांटिटी है वो डायमेंशन लेस है क्योंकि ऊपर भी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है और नीचे भी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है। और इधर आप देखें log की आउटसाइड पे इधर भी कंसंट्रेशन है लेकिन नीचे कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है, तो यहाँ से के बी के जो यूनिट आएंगे वो डीएम क्यूब पर मोल पर सेकंड होंगे। अगर मैं ऊपर के एफ और के बी यानी ये जो दोनों एक्सप्रेशन हैं इनको एक दूसरे पर डिवाइड कर दूं तो के एफ और के बी की रेशो निकाली जा सकती है। यानी के एफ और के बी की रेशियो को टर्मिनोलॉजी में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के एफ और के बी की वैल्यू से निकाली जा सकती है। मैंने दोनों एक्सप्रेशन के एफ वाले एक्सप्रेशन को के बी पर डिवाइड कर दिया है, उसको मैंने सिंप्लीफाई किया है, तो ये जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो एक्स ई स्क्वायर ओवर ए माइनस एक्स ई होगा। अब आप देखिए
कि जब आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स को डिस्कस किया था, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी थी, जबकि अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ये एक्सप्रेशन आया है, इसमें ऊपर मोल पर डीएम क्यूब का स्केयर होगा और नीचे मोल पर डीएम क्यूब होगा। तो ये यहां से अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट निकालते हैं तो वो मोल पर डीएम क्यूब आएंगे, यानी कंसंट्रेशन के यूनिट होंगे। इट मींस कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा डायमेंशन लेस क्वांटिटी नहीं होती। सो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने के एफ और के बी के एक्सप्रेशन से निकाला है, इसको सिंपली आप इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, जो कि आप जानते हैं कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये कंडीशन आप अप्लाई करें तो ये इधर के एफ इंटू ए माइनस एक्स ई इंटू के बी इंटू एक्स ई स्केयर हो जाएगा। इस के बी को आप दूसरी साइड पर ले जाएं, ए माइनस एक्स ई को इस साइड पर ले आए, तो ये के एफ ओवर के बी विल बी इक्वल टू एक्स ई स्केयर ओवर ए माइनस एक्स ई। तो यहां से भी आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ये जो मुख्तलिफ रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला जाता है, इसके निकालने के दो तरीके हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप के एफ की वैल्यू निकाल लें और के बी की वैल्यू निकाल लें ऊपर वाले काइनेटिक एक्सप्रेशन यूज करके, उन दोनों की रेशो ले लें, तो उससे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक दूसरा मेथड भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डिटर्मिनेशन का है, और वो ये है कि आप इंश्योर करें कि आपका जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम गेन कर चुका है। और ऐसा कब होगा? जब आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को मॉनिटर करते जाएंगे और आप ये नोटिस करेंगे कि एक स्टेज ऐसी आएगी जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं होगी। उस वक्त आप रिएक्शन वेसल से सैंपल निकालें, उसका एनालिसिस करें, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को क्वांटिटेटिवली मेजर करें और वो वैल्यूज इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करें, तो भी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है और रिएक्शन टू रिएक्शन ये वैल्यू वेरी करती है, जबकि टेम्परेचर के चेंज होने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन।